गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पिछले लेसन में अभी हमने आपने क्या पढ़ा था, हमारा सौर मंडल पढ़ रहे थे ना, तो उसी का आज जो बचा हुआ हिस्सा था वो पढ़ेंगे। पिछली बार क्लास में मैंने आप लोग को बताया था ना कि सौर मंडल किसे कहते हैं, कैसे बना हुआ है, आसमान में देखने में क्या क्या हमें दिखता है और कितने हमारे नक्षत्र मंडल हैं, सौर मंडल किन किन ग्रहों से मिलकर के बना हुआ है। ये सारी बातें हमने पिछली बार डिस्कस की थी। आपने वो वीडियो देखा होगा, पढ़ा भी होगा। उसके साथ एक और वीडियो मैंने भेजा था जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सौर मंडल की जानकारी दी गई थी। और आज हम अपना लेसन उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह होते हैं, सूरज उसके बीचों बीच में होता है और उसके चक्कर काटने के लिए 8 ग्रह होते हैं। उन्हीं 8 ग्रहों में से तीसरे नंबर की क्या है, पृथ्वी है, जिस पे हम रहते हैं। और साथ में हमने आपको बताया था कि हर ग्रह के कोई ना कोई उपग्रह होते हैं। सिर्फ आपका जो है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बाकी जो 6 ग्रह होते हैं उनका अपना अपना उपग्रह भी होता है। अब उपग्रह क्या होता है? जैसे ग्रह होता है ना, ग्रह क्या करता है, तारा का चक्कर काटता है। जैसे ग्रह जो है सूरज का चक्कर काटता है ना, पृथ्वी है किसका चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर काटती है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 ग्रह मिलके किसका चक्कर काटते हैं, सूर्य का। तो ये क्या कहलाते हैं, ग्रह। अब इन ग्रहों का भी जो चक्कर काटते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। यानी जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं और साथ में सूरज का भी चक्कर काटते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह। तो हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह भी होते हैं, सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर। और बाकी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है। उसका नाम क्या है बच्चों, जानते हैं आप? सबने देखा है, रात में क्या दिखता है चमकता हुआ बड़ा सा, इसको हम सब क्या कहते हैं, मामा। क्या कहते हैं, चंदा मामा। हाँ, सही पहचाना बच्चों। ये जो चंदा है या चंद्रमा है वो क्या है, आपका जो है पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे आपकी जो मम्मी होती है उनके भाई को आप क्या कहते हैं, मामा, मामू। उसी तरह चंद्रमा का जो चक्कर काटता है तो वो एक तरीके से चंद्रमा का भाई। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है ना, हम लोग हर चीज़ में क्या करते हैं, सब में एक रिलेशन करते हैं। हम लोग धरती को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं। तो उसी तरीके से धरती के जो चक्कर काटता उपग्रह उसको चंद्रमा को क्या कहते हैं, मामा। यानी हम धरती में रहते हैं, ये धरती में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबका वो क्या कहलाता है, मामा। तो ये जो चंदा मामा हैं ये जो है क्या करते हैं, ये रात में बहुत चमकते हैं। और इनका आकार हमारी धरती से कितना बड़ा है बच्चों, 1/4 माने 1/4। और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है बच्चों, 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि ये इतने पास में हैं और तारों की तुलना में, तो ये हमें इतने बड़े दिखाई देते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो पहले बताया था कि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उनको प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है, तारे से मिलती है। तो इस जो है सौर मंडल का तारा कौन है, सूर्य। तो धरती को भी प्रकाश किससे मिलता है, ऊष्मा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। और चंद्रमा को भी प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। चंद्रमा के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, चांदनी। चंद्रमा के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, चांदनी। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, मून लाइट। जैसे सूरज की रोशनी को कहते हैं सन लाइट, वैसे चांद की रोशनी को कहते हैं मून लाइट। पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए रात्रि में हमें बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह क्या करते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। सबने घड़ी देखी है ना, घड़ी की सुई जो घूमती है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और जब उसके उल्टा घूमते हैं, यानी कि
12 से 1 2 3 4 ऐसे घूमेंगे तो उसको कहेंगे क्लॉकवाइज। और जब हम 12 से 11 11 से 10 10 इस तरफ से घूमेंगे तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह की जो परिभ्रमण है, जो अपनी धुरी में जो घूमने का जो है वो किस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, सिवाय किसके, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर। यानी शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। फिर आता है आपका क्षुद्र ग्रह। क्या आता है, क्षुद्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये क्या होता है, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र माने होता है छोटा, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और चूँकि सूरज की परिक्रमा करते हैं इसलिए ग्रह भी कहलाते हैं। लेकिन धरती, आपके शुक्र, आपके बृहस्पति, आपके शनि, इन सब की तुलना में ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविद माने जो आकाश के बारे में सब हमें बताते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में बिखर गए थे। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये कुछ और नहीं है, बल्कि जो हमारे ग्रह हैं उन्हीं से अलग हुए टुकड़े हैं। और चूँकि वो वहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित, इसलिए वो नीचे नहीं गिरे, वो वहीं पर उसका चक्कर काटते रहते हैं। उसके बाद आता है उल्का पिंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीटियोराइट्स। अब कह रहे हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लग जाते हैं। कभी कभी ये इतने करीब आ जाते हैं कि पृथ्वी की जो है वायुमंडल के निकट आने के कारण जलने लग जाते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब ये रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है और फिर आग निकलने के बाद ये जब जल जाते हैं तो ये नीचे धरती पर गिर पड़ते हैं और जब वो गिरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टूटता तारा। फिर आता है पुच्छल तारे। पुच्छल शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ पूँछ होगी, दुम होगी, तो पुच्छल तारे को इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट्स। पुच्छल तारे, इनका एक नाम है धूमकेतु भी होता है। ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये क्या होते हैं, इसमें चट्टान भी होती है, बर्फ़ भी होती है, धूल भी होती है, गैस भी होती है। ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। ये घूमते घूमते कभी कभी सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें, धूल और बर्फ वाष्प में भाप में बदल जाते हैं। जब ये ज़्यादा पास में चले जाते हैं तो सूर्य का ताप तो बहुत तेज़ है, उसके पास जाते ही ये सब पिघल जाते हैं और भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है और जब वो भाप बन जाती है तो जो पिंड घूम रहा होता है उसमें से ये भाप निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पूंछ बन गई है। स्टीम होती है, आप देखती हैं ना घर में, आप कोई चीज़ बॉयल करते हैं तो स्टीम होती है, तो स्टीम ऐसे सीधी ऊपर की तरफ जाती है ना, उसी तरीके से जब पुच्छल तारे बहुत निकट पहुंच जाते हैं सूर्य के, तो जो उसके अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं वो पिघल जाती हैं सूर्य के ताप से, और पिघलने के बाद उसमें वाष्प बदल जाती है। वो वाष्प तेज़ी से बाहर निकलती है, वो एक लंबी पूंछ की तरह देखने में लगने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ बाहर की तरफ होती है। अब सूर्य की तरफ क्यों होता है, क्योंकि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो चौड़ा हिस्सा रहता है वो तो सूर्य की तरफ रहता है और जो वाष्प निकलती है वो उसके अपोजिट निकलती है, और वही वो वाष्प चमकती हुई हमें दिखाई देती है।
अब आप सोचेंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी आसमान में वो टकराते नहीं हैं। इतने करोड़ों वर्षों से ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कभी आपस में टकराए नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। हमने आपको पिछली बार भी कहा था ना कि ये सारे ग्रह, ये सारे आकाशीय पिंड बड़े ही क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अपनी निर्धारित कक्षाओं में ही रहते हैं, किसी दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करते, और यही कारण है कि आपस में उनमें कोई टकराव नहीं होता। आपके पास गोला प्रकार है ना, आप गोला प्रकार से अपने किसी कॉपी में एक सेंटर पॉइंट ले करके और फिर गोले बनाइए, 9 गोले बनाइए, और आप फिर सेंटर में सूरज लिख दीजिए। उसके बाद सारे क्रम से आप ग्रहों के नाम लिखिए। फिर आप देखेंगे कि क्या कोई ग्रह आपस में टकराएगा? नहीं, सब अपनी अपनी कक्षाओं में उसी तरह से घूमते रहते हैं, आपस में किसी से कोई टकराव नहीं होता है। फिर आता है आपका कुइपर मेखला। कुइपर मेखला या कुइपर बेल्ट क्या होती है? यह नेपट्टून के पार, नेपट्टून आपका जो है सबसे लास्ट, प्लूटो से पहले आता है ना, तो यह नेपट्टून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं, जिसमें कितने तो बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अब कह रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अगस्त 2006 से प्लूटो को 9वां ग्रह जो माना जाता था वो हटा दिया गया है। यह नेपट्टून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। क्यों हटाया गया? क्योंकि नेपट्टून की कक्षा का अतिक्रमण करता था, वो अपने घूमते घूमते नेपट्टून में आ जाता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टीचर जी ने मॉनिटर बनाया है और सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। अब कोई एक लड़की इतनी शैतानी करती है, वो कहना नहीं मानती, दूसरे लड़कियों के साथ झगड़ा करती है, तो फिर आपकी क्लास टीचर क्या करेंगी? क्या कहेंगी? चलो तुमसे तुम्हारा मॉनिटरशिप लेते हैं, हटो, तुम आज से मॉनिटर नहीं हो। तो उसी तरीके से जब ये प्लूटो क्या करने लगा, नेपट्टून के कक्षा में जाकर के टकराने की कोशिश करने लगा, तो जो खगोलविद थे उन्होंने कहा इससे अच्छा इसको हटा दो, इससे इसकी ग्रह की टाइटल छीन लो। तो उन्होंने उसको ग्रह की टाइटल उससे वापस ले ली। इसीलिए अब सौर मंडल में सूरज के अलावा 9 ग्रह की जगह 8 ग्रह माने जाने लगे। ठीक है, आगे समझ में। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। अब देखिए, एक होता है वर्ल्ड, दुनिया, और एक होता है ब्रह्मांड। दुनिया तो बहुत छोटी होती है ब्रह्मांड की तुलना में। दुनिया तो आप यही है ना, जितना आप देख रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हैं, वही आपकी दुनिया है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसके बारे में आज तक ना कोई जान सका है और ना कोई जान पाएगा। वो अनंत है, असीमित है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। किसको कहते हैं आकाश गंगा? जो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ सफ़ेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा में क्या होता है? करोड़ों तारे होते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। अब आकाश गंगा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम पृथ्वी से जितना हिस्सा देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे।
हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी स्पाइरल डिस्क की जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। 1 अरब, 100 करोड़ को कहते हैं 1 अरब। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब एक आकाश गंगा जो है उसमें जो है 1 अरब तारे हैं। अब आप सोचिए कि कह रहे करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, तो उसमें कितने तारे होंगे, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानती हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाश पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई जानता है कि कैसे हुई? करोड़ों साल पहले ये अचानक ये सारी चीज़ें कैसे बनी? सब बनाया तो अल्लाह ने है, ईश्वर ने है, भगवान ने है, लेकिन उस बनाने की कोई प्रक्रिया रही होगी ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब समझ रही हो बच्चों? 100 करोड़ का 1 अरब होता है, और 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा, और यह फैलाव आज भी जारी है। कह रहे हैं पहले ये गोला था, गोले में अचानक से विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो ये गोला फैलने लगा, और कह रहे ये आज भी इसका फैलना कंटिन्यू है, जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। यानी जब बिग बैंग हुआ उसके तुरंत बाद कुछ नहीं हुआ, उसके भी करोड़ों साल के बाद तारे बने, आकाश गंगाएं बनी। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा किससे बनी हुई है? हाइड्रोजन नाम की गैस का नाम सुना है बच्चों? हल्की होती है, हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? निहारिका, नेबुला। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। आकाश गंगा के कह रहे केंद्र, केंद्र का मतलब समझती हैं? बीच में एक विशाल ब्लैक होल है, छेद है, जो गुरुत्व केंद्र का काम करता है, मतलब जो अपनी ओर खींचने का काम करता है। इसके कारण आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है, और इसी कारण आकाश गंगा अपनी जगह स्थिर रहती है, वो नीचे नहीं गिर पाती। हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा से लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। हमारा सूर्य जो है, जो धरती से बहुत 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 बड़ा है, जिसमें 13 लाख धरती समा सकती हैं। सोचिए, वो सूर्य 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब पूर्व मंदाकिनी आकाश गंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ। तेरे 5 अरब पूर्व क्या हुआ था? मंदाकिनी, जो कि हमारी वाली आकाश गंगा है, कि उसकी बाहरी भुजा में हमारे तारे, हमारा तारा कौन सा है? सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की जब उत्पत्ति हुई उसी क्षण से वो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में ये आकाश गंगा की बीच की भुजा में स्थित है। अब ये कहाँ पर है? बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा।
पहले सूर्य का जन्म हुआ, फिर सूर्य का जब जन्म हो गया तो उसके बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे और आकाशीय पिंड और गैस के बादल इकट्ठा होने लगे। इन संचयन के परिणाम स्वरूप फिर ग्रहों के उपग्रहों, फिर क्षुद्र ग्रहों, फिर पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौर मंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। तो बच्चों, ये आप सोचोगे ये ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। यानी कह रहे ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। ये बहुत सीमित स्थान पर रहता है और इसका घनत्व इतना अधिक होता है जिसके कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल इसका इतना शक्तिशाली होता है कि जो कुछ भी इसके आसपास होता है इसे वो अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ तक कि जो उसके चारों ओर के जो तारे हैं, तारों का प्रकाश भी ये अपने अंदर खींच लेता है और तारों के प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण प्रकाश भी नज़र नहीं आता और ये काला काला ही दिखता है। कृष्ण माने होता है काला और विवर माने होता है छेद, होल, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक होल। इसलिए दिखाई भी नहीं देता, इसके स्थान पर सिर्फ काला रंग दिखाई देता है और एक छिद्र दिखाई देता है, इसीलिए इसे कृष्ण विवर कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज तो आपका ये पाठ तो पूरा हो गया और इस पाठ में जो भी एक्सरसाइज है, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? कुइपर बेल्ट क्या है? न्यारिका से आप क्या समझते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि आपके पास किताबें हैं या नहीं हैं, इसलिए मैंने ये सारे प्रश्नों के जो है उत्तर लिख करके आपको जो है भेज दिया है और फिर से एक बार इसमें फिर से भेज दूंगी। और आपका काम सिर्फ क्या है, अब इसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और याद करिएगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा हुआ है तो आप इसको सही उतारिएगा, इसमें गलती की कोई चांस नहीं रहेगी। और जिन लड़कियों के पास बुक है वो अगर कोई शब्द, कोई राइटिंग ना समझ में आए तो बुक खोल करके देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बुक में मिल भी जाएंगी और आप इसको अच्छी तरह से लिख करके याद कर लीजिएगा। इसके आगे सही जोड़े बनाइए, मैंने उसको भी कर दिया है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो मंगल ग्रह में 2 उपग्रह होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति को बताया था ना कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो इसलिए उसका उपग्रह भी बहुत अधिक है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? अभी हमने बताया था ना, आज ही बताया था ना कि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे कि इसमें शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर दूरी के मापक को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज आपकी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारे गर्म से बने गोले होते हैं, तो आपको बताया था ना किससे बने होते हैं? गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अभी हमने बताया ना कि अगस्त 2006 से आप इसमें क्या मान लिया गया? प्लूटो को हटा दिया गया है, 8 ग्रह। तो आप आंसर में क्या भरेंगी? 8 ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? अभी आज के लेसन में बताया ना, किसको मामा बोलते हैं? चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो हमने आपको भी बताया था ना कि मंगल एवं बृहस्पति जो होता है उनके मध्य में क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं।
ठीक है बच्चों, अब आप ये सारा काम कर लीजिएगा और याद करिएगा। और आपको प्रोजेक्ट में आपको ये दिया जा रहा है, इसमें लिया हुआ है ना, यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, तो ये आप लिखिएगा। और इसमें से आपको एक दो अच्छे अच्छे जो चित्र हैं उनको भी बना लीजिएगा। पुच्छल तारे का चित्र बना सकती हैं आप, चंद्रमा का बना सकती हैं, ठीक है। कोई अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूज़न हो, कुछ हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ भी सकती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।